हेलो एंड वेलकम टू आदित्य हिमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी के चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर। और इसमें हम देखेंगे इंडिया का एग्रीकल्चर का क्या पोजीशन है, कितने तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं यहाँ पे, और क्या क्या प्रॉब्लम एग्रीकल्चर फेस करता है, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो ऑल दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो नाउ लेट अस बिगिन द चैप्टर। हम पहले यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, और इस चार्ट के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से क्रॉप इंडिया में ग्रो होते हैं, उनका टेम्परेचर क्या है, क्या ज़रूरत है वहाँ पे, क्रॉप्स किस तरह का क्रॉप है, प्लांटेशन है, खारिफ है, सॉइल किस तरह का यूज होता है, रेनफॉल के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो ये सारी चीज़ हमें एक तरह से पूरा चैप्टर का सिनॉप्सिस है कि किस तरह से। सबसे पहला इसके अंदर है टी। सो टी के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 20 to 30 डिग्री चाहिए सेल्सियस। ये टी किस कैटेगरी में आता है, तो एक तरह से प्लांटेशन क्रॉप है ये। सॉयल डीप फर्टाइल ड्रेन्ड सॉयल चाहिए। ड्रेन्ड सॉयल मतलब जिसपे बारिश तो हो लेकिन वो बह जाए, ऐसा नहीं कि वाटर लॉगिंग हो। वाटर लॉगिंग होने से टी हम वहाँ पे नहीं उगा सकते, इसीलिए इसको पहाड़ों पे उगाया जाता है, जिससे कि जहाँ पे कि पानी तो गिरे लेकिन वो बह के निकल जाए। ठीक है। और रेनफॉल 150 से 200 सेंटीमीटर, यानी कि सफिशिएंट रेनफॉल चाहिए। और ये रेनफॉल हो लेकिन दे शुड बी ड्रेन्ड अवे, दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्लाइमेट वार्म मॉइस्ट एंड फ्रोस्ट फ्री। फ्रोस्ट फ्री होना चाहिए, मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए, और वार्म चाहिए। कहाँ पे पाया जाता है, आसाम में, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटका और केरला वगैरह में उगाया जाता है। ठीक है। सो ये है पहला टी के जोग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ इसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट है रबर। दूसरा क्रॉप है। इसका टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। ये एक प्लांटेशन क्रॉप की कैटेगरी में आता है। और फॉरेस्ट सॉइल चाहिए इसको। कौन सा सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, जो पहाड़ों पे सॉइल होता है। 300 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, और जो मोस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसके लिए। और केरला और असम, कर्नाटका, तमिलनाडु में हम रबर ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्लाइमेट सूटेबल है। केरला, असम, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है। थर्ड थर्ड जो है आपका मेज है। 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए टेम्परेचर। खारिफ क्रॉप के अंदर आता है। खारिफ क्रॉप बेसिकली विंटर क्रॉप को बोलते हैं। खारिफ क्रॉप, और सॉरी, खारिफ क्रॉप जो है मई जून में शुरू होता है, और जब बारिश होता है इंडिया में उस समय। ठीक है। एलुवियल सोइल चाहिए इसको, 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। और अलग अलग तरह का क्लाइमेट कर्नाटका, बिहार, यूपी में ग्रो किया जाता है। शुगर कैन अनदर अनदर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है, जिसको टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री चाहिए। खारिफ एलुवियल सोयल, ये रेनफॉल है उसका, हॉट एंड ह्यूमिड, इन सारे स्टेट्स में पाए जाते हैं। राइस अनदर इम्पॉर्टेंट है, खारिफ क्रॉप है ये। इतना टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर चाहिए, एलुवियल सोयल और 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। ट्रॉपिकल, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आसाम वगैरह में ग्रो किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर कॉटन। कॉटन जो है, कॉटन का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। खारीफ क्रॉप है, ब्लैक एंड एलुवियल सोयल, 100 सेंटीमीटर, हॉट एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और इन सारे स्टेट्स में पाए जाते हैं। वीट है, जो कि ये उसका टेम्परेचर 10 to 25 डिग्री सेल्सियस राबी क्रॉप के अंदर आता है। राबी क्रॉप बेसिकली विंटर क्रॉप है। एलुवियल सोयल 50 to 75, ये सारे क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है। सो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स और उसके क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट राइट अबाउट द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ फार्मर। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उसके बारे में है यहाँ पे। देखो, सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन फेवर ऑफ फार्मर्स आर क्या क्या इंस्टीट्यूशन। देखो, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या क्या होते हैं। पहले तो हम दो तरह के रिफॉर्म की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशनल और दूसरा टेक्नोलॉजिकल। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म मतलब होता है कि जो
टेक्नोलॉजिकल ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं हम, जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और इंस्टीट्यूशन मतलब जो कि लैंड रिफॉर्म सिस्टम हो गया, इसके बारे में, जो लैंड होल्डिंग सिस्टम है उसके बारे में, कि किस तरह से हम लैंड को प्रोडक्टिव बना सकें बाय ब्रिंगिंग चेंज इन द ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग। तो दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल। देखो, प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, एक इसमें सबसे पहला है कि फसल बीमा। ये है, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड क्रॉप इंश्योरेंस टू द फार्मर इन केस अगर उसका फेलियर होता है क्रॉप का किसी भी तरह से, तो उसको इंश्योरेंस मिल सके। सो ये एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। लोन फैसिलिटी दिया गया फार्मरों को, जिससे कि वो ग्रामीण बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, और इस तरह से लोन प्रोवाइड करो चीपर रेट में, और जिससे कि वो मनी लेंडर उनके पास ना जा पाए। थर्ड है अनाउंसिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक आपको पढ़ रखे हमने कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि फार्मर के लिए गवर्नमेंट को पहले ही क्रॉप उगाने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, और अगर मान लो मार्केट में उनको उस क्रॉप का कम प्राइस मिलता है, देन द प्राइस डिक्लेयर बाई गवर्नमेंट, देन दे कैन गो एंड सेल देयर प्रोडक्ट टू गवर्नमेंट ओनली। सो इन दिस वे इट इज़ हेल्पिंग फार्मर ऑल्सो। स्पेशल वेदर बुलेटिन, बहुत सारे एग्रीकल्चर न्यूज़ आते हैं जो कि किसानों को इन्फॉर्म करते हैं अबाउट किस तरह का वेदर कंडीशन होगा, बारिश ज़्यादा होगा, तूफान आएगा, ये सब चीज़, ये भी एक तरह से हेल्प करता है फार्मरों को। फिफ्थ है, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड चीप इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर टू फार्मर। और गवर्नमेंट सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी और ये सब प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर प्रोवाइड करता है, तो किसानों को एक तरह से फ़ायदा हो सकता है, एंड दिस में लीड टू इंक्रीज इन द क्रॉप प्रोडक्शन ऑल्सो। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या क्या चैलेंजेस जो है फार्मर इंडिया में फेस करते हैं। एक तो अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून। मानसून मतलब बारिश। इंडिया में बारिश जो है वो सर्टेन नहीं है, कभी लेट आता है, कभी पहले आ जाता है, और इससे कभी बहुत ज़्यादा बारिश होता है, कभी कम बारिश होता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग द इंडियन फार्मर। दूसरा जो है कि पॉवर्टी एंड विशियस सर्कल ऑफ डेप्ट। फार्मर जो है आमतौर पे गरीब होते हैं, और गरीब होने की वजह से वो कर्ज में फंस जाते हैं। एक बार कर्ज लेते हैं, चुका नहीं पाते, दोबारा कर्ज लेते हैं, और इस तरह से उसे बाहर निकलने का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, और उन्हें अपना ज़मीन खोना पड़ता है। ये भी एक है। नेक्स्ट है कि माइग्रेंट टूवर्ड सिटी। बहुत सारे फार्मर जो हैं आजकल शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं, जिससे कि उनको एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम मिले, एंड दिस इज ऑल्सो ठीक है। पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ लैंड एंड पॉवर्टी अमंग द फार्मर, दे आर फेस्ड टू मूव टू द सिटीज एंड टाउन्स। ठीक है। नेक्स्ट है कि डिफ़िकल्टी इन रीचिंग गवर्नमेंट फैसिलिटी। आपको पता है गवर्नमेंट बहुत सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसानों के लिए, लेकिन पुअर फार्मर होने और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, या मिडिल मैन के एक्टिव होने की वजह से इनको वो बेनिफिट नहीं पहुंच पाता है। सो ड्यू टू एग्जिस्टिंग मिडिल मैन, नो डाउट देर आर मेनी स्कीम्स एंड प्रोग्राम लॉन्च बाई गवर्नमेंट, बट these benefits are not actually reaching to the farmer because of presence of middleman। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कंपटीशन। आपको पता है कि फार्मर जो है, आज हम वी लिव इन ए ग्लोबलाइज वर्ल्ड, और इस वर्ल्ड में चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फार्मर, उनको कम्पीट करना पड़ता है फॉरेन कंट्रीज़ के प्रोड्यूसर से, और इस तरह से अगर वो और उतना ही नहीं, बल्कि अगर वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं तो इट ब्रिंग लॉसेस टू देम। दूसरी बात है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो करीब करीब नील है एज पर एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट सर्विस सेक्टर में लगाया जाता है या इंडस्ट्री में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस है। ठीक है। सो द 2/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज इन एग्रीकल्चर। तो ये एक तो अपने आप में इम्पॉर्टेंस होगा था, कितने सारे लोग खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, और इस तरह से उनको उससे लाइवलीहुड मिलता है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी दैट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। तो हमें एक्चुअली बेसिकली फूड कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है, और वो ये भी इम्पोर्टेंट। अगर मान लो एग्रीकल्चर इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द वेरियस इंडस्ट्री। तो बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्री है, उनको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है। मेनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा आर एक्सपोर्टेड एंड दस हेल्प इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, टी, कॉफ़ी वगैरह, उसको हम बाहर कंट्री में बेचते हैं, और फाइनली वी ट्राई टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज आउट ऑफ इट। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फीचर ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का क्या फीचर है? सबसे पहले तो हम समझते हैं क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। प्रिमिटिव मतलब होता है कि जो पुराने ज़माने में जब पॉपुलेशन कम था उस समय लोग सिर्फ जो भी खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, उसमें अपने लिए उगाते थे। दे नेवर यूज टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एंड दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, मतलब जीने खाने के लिए, नॉट फॉर सेल इन द मार्केट। सो दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। ठीक है। सो फार्मर क्लियर स्लैश एंड बर्न ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड एंड ऑन इट ग्रो सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देमसेल्फ। तो क्या करते थे इन लोग? जंगलों में कुछ एरिया को क्लियर करते थे, फॉरेस्ट को कट करते थे, जला देते थे। उसको जलाने के बाद जब एसेस वगैरह मिट्टी में मिल जाते थे तो उसी में दे यूज टू ग्रो सीरियल एंड अदर क्रॉप्स टू सस्टेन देम, अपने आप को ओनली फॉर देयर ओन पर्पस। सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें? द एंटायर फैमिली और द कम्युनिटी इज यूटिलाइज एज ए लेबर फोर्स। तो इसमें पूरा फैमिली जो था वो काम करता था। थर्ड है प्रिमिटिव टूल्स। तो और इसमें मॉडर्न टूल्स वगैरह नहीं यूज करते थे। जो पुराने ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं, हो गया, डिगिंग स्टिक्स हो गया, एंड दाव वगैरह, ये सब यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू कल्टिवेट। ठीक है। नेक्स्ट है नो फर्टिलाइजर और मैन्यूर इज यूज्ड एंड लैंड प्रोडक्टिविटी लो। यहाँ पे फर्टिलाइजर या मैन्यूर यूज़ नहीं करते हैं लोग, और लैंड का प्रोडक्टिविटी जनरली कम होता है, कम लैंड से प्रोडक्शन होता है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डिपेंड अपॉन मानसून। जो नेचुरल बारिश होता है इंडिया में, मानसून नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, सॉयल एंड द सुटेबिलिटी ऑफ द अदर एनवायरमेंटल कंडीशन। तो अगर बाकी सब कुछ फेवरेबल हो तभी ये अच्छा से उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितना सक्सेसफुल होगा। ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें ये शो करते हैं कि किस तरह से सबसिस्टेंस, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर फॉलो किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि बाई विच अदर नेम स्लैश एंड बर्न। ये जो ऊपर मैंने बताया ना प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न फार्मिंग और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं इसको। सो इसको मैक्सिको में हम मिल्पा बोलते हैं, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, इंडोनेशिया में लडांग, वियतनाम में रे बोलते हैं इसको, और सेंट्रल अफ्रीका में मसूल। सो ये सारे अलग अलग नाम हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन का अलग अलग कंट्री में। इंडिया में इसको जूम बोलते हैं। बाई विच अदर नेम स्लैश एंड बर्न फार्मिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन इन इंडिया। सो मध्य प्रदेश में बेवार और धैया। ठीक है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में इसको पाडू और पेंडा बोलते हैं। उड़ीसा में भी इसका अलग से नाम है। ठीक है, पामा दाबी। वेस्टर्न घाट में कुमारी बोलते हैं। सदर्न ईस्टर्न राजस्थान में वलरे और वाल्ट्रे। हिमालयन बेल्ट में खील बोलते हैं। झारखंड में कुरुआ। नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में जूमिंग बोलते हैं इसको। ठीक है। सो ये सब नाम है जो कि आपको लर्न करना है। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोग। नेक्स्ट है राइट डाउन द फीचर ऑफ इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखो यहाँ भी सबसिस्टेंस है, यानी कि जीने खाने के लिए उगाया जा रहा है, मार्केट में बेचने के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रिमिटिव के जगह पे इंटेंसिव लग गया। देखो इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है कि अगर जब हमारे पास लैंड की कमी होती है तो हम कोशिश करते हैं जो लिमिटेड लैंड है उसी से ज़्यादा उगाना। शिफ्टिंग में क्या होता है कि प्लेंटी ऑफ लैंड है, अगर आपने यहाँ 2-3 साल खेती किया, इसका फर्टिलिटी कम हो गया तो यू मूव टू अदर प्लेस, यहाँ कम हो गया तो यू मूव टू अदर प्लेस। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड देयर। बट अगर हम उस एरिया में आ जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, गांव वगैरह है, बस्ती है, वहाँ पे लैंड की कमी होती है, और अगर उनको ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा देन they have to adopt a different method, and that method is called intensive subsistence agriculture. Let us see which method is being used here. This type of farming is practiced in area of high population and pressure on land. देखो दो कंडीशन है कि जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है और लैंड के ऊपर प्रेशर ज़्यादा। लैंड के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होना मतलब होता है कि कम लैंड है और ज़्यादा उगाने की कोशिश की जा रही है उसमें। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग विच हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स इरिगेशन आर यूज टू ऑब्टेन हायर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं,
इरिगेशन सिस्टम ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इस तरह से हम ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होता है, इसमें लेबर ज़्यादा यूज होता है, और देयर वे वी ट्राई टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम द सेम प्लॉट ऑफ लैंड एंड ठीक है। सो नेक्स्ट है थर्ड फीचर क्या है कि द लैंड होल्डिंग साइज इज अनइकोनॉमिकल ड्यू टू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, दिस हैज लेड टू डिवीजन ऑफ लैंड एमंग सक्सेसिव जनरेशन। देखो यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग साइज है ना, छोटे छोटे लैंड है। एक्चुअली बड़ा लैंड होना फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि बड़ा लैंड होने की वजह से हम ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, थ्रेसर लगा सकते हैं, और भी मॉडर्न टेक्निक यूज करते हैं। बट व्हेन यू हैव स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड at that time, for this small plot of land you cannot buy tractor, thresher and all, so in this sense it become uneconomical, less फायदेमंद हो जाता है, ठीक है। और इतने छोटे लैंड होने का कारण क्या है कि आपको पता है इंडिया में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि अगर फादर का प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी में बेटे आ जाते हैं। मान लो फादर का 4 बेटे हैं, ठीक है, इनके पास 4 एकड़ लैंड है, तो वो 4 एकड़ चारों बढ़ जाएगा तो 1 एकड़ हो जाएगा। इनके अगर मान लो 4 बेटे हैं तो 1 एकड़ लैंड विल बी डिवाइडेड इनटू 4। इन दिस वे लैंड बिकम वेरी स्मॉल एंड स्मॉल एंड सच स्मॉल लैंड आर अनइकोनॉमिकल। लास्ट पॉइंट जो है इसमें कि द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। फार्मर क्या करते हैं कि जो थोड़ा ज़मीन है, लिमिटेड ज़मीन है, उससे वो कोशिश करते ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन उगाने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई और सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है नहीं, एंड इसकी वजह से वो ऐसा करते हैं, ठीक है। सो हमने ये देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे कि राइट डाउन द फीचर ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। अब यहाँ पे आते हैं कौन सा फार्मिंग, कमर्शियल, यानी कि मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है। मार्केट में जब बेचने के लिए कुछ उगाते हैं ना, देन दैट इज कॉल्ड कमर्शियल। सो कमर्शियल फार्मिंग का क्या फीचर है? एक तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ HYB सीड्स, हाइयर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट। HYB सीड्स हो गया, जब हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, ये सब यूज़ करते हैं, और व्हेन वी ट्राई टू प्रोड्यूस मोर देन दैट इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। सो यहाँ पर ट्रेडिशनल सीड्स नहीं यूज होते हैं, ट्रेडिशनल तरीके यूज नहीं होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज द कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। अब हरियाणा पंजाब में जो राइस उगाया जाता है ना, उसका वो किस लिए उगाया जाता है? क्योंकि मार्केट में बेचने के लिए। और लेकिन अगर यही यहाँ पे वीट उगाया जाता है तो वो कंज्यूम करने के लिए भी उगाया जाता है, एज वेल एज मार्केट में बेचने के लिए उगाया जाता है, ठीक है। प्लांटेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग मतलब मेनली इट इज़ डन फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द मार्केट, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। तो ये कुछ फीचर है आपका कमर्शियल फार्मिंग का, ठीक है। तो कमर्शियल फार्मिंग का कुछ फीचर है जो कि मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग होता है। जो भी चीज़ बनाया जाता है मार्केट के लिए बनाया जाता है, इसमें हम HYB सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। वी ट्राई टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम द सेम प्लॉट ऑफ लैंड, सो दीज आर द फीचर। नेक्स्ट है कि व्हाट इज प्लांटेशन। अनदर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। इसका क्या फीचर है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का? जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ये भी एक कमर्शियल फार्मिंग है, क्योंकि हम जो प्लांटेशन फार्मिंग में जो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं वो हम कंज्यूम कर सकते हैं, बट वेरी लिटिल क्वांटिटी में। तो मेनली वी प्रोड्यूस दीज फॉर द सेल इन द मार्केट। इज ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ये भी एक तरह का कमर्शियल फार्मिंग है। दिस काइंड ऑफ फार्मिंग इज ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल एरिया। तो बड़े एरिया में एक तरह का क्रॉप उगाया जाता है। आपको पता है टी गार्डन हो गया, कॉफ़ी प्लांटेशन हो गया, बनाना हो गया, ये सारे जो है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। एक ही तरह का क्रॉप उगाया जाता है, सबसे पहली बात है, और बहुत बड़ा एरिया में उगाया जाता है, और ये जो है कमर्शियल पर्पज के लिए उगाया जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज ए लेगेसी ऑफ कॉलोनियल इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एडॉप्टेड टू लोकल कंडीशन। तो ये एक्चुअली इंडिया में कौन इंट्रोड्यूस किया था? ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था, और अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट जो था सूटेबल था ये सब चीज़ के लिए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, टी कॉफ़ी के लिए, ठीक है। देखो, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। एक तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसकी प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। देखो, ये दोनों के बीच में आता है, ना ही कम्प्लीटली इंडस्ट्री है, ना ही कम्प्लीटली एग्रीकल्चर है, एंड दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड लाई इन बिटवीन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया।
all the produce all the produce is used एज ए रॉ मटेरियल इन सम और अदर इंडस्ट्री। जो भी चीज़ प्रोड्यूस होता है ना, जैसे शुगर कैन प्रोड्यूस हो गया, तो शुगर कैन जो हम उगाते हैं तो उगाने के बाद पूरा शुगर कैन यूज हो जाता है एज ए रॉ मटेरियल टू सम और अदर इंडस्ट्री। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है रॉ मटेरियल यूज होता है और जिससे कि फिनिश गुड बनाया जाता है जो कि मार्केट में बेचा जाता है। जैसे कि रॉ मटेरियल शुगर कैन हो गया, उससे चीनी बना कर मार्केट में बेचते हैं। टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन, बनाना एक्सेट्रा आर द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन। ठीक है, सो मैंने पहले बता रखा हूँ इसके बारे में। माइग्रेंट लेबर, और इसमें जो लेबर यूज होते हैं वो बाहर से बुलाए हुए होते हैं, वहाँ के लोकल पीपल जनरली डोंट वर्क इन दिस फील्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बाहर से लोगों को लाया जाता है। क्यों, वो अलग इशू है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट में टी जो है असम में ग्रो होता है, नॉर्थ बंगाल में होता है। ठीक है, स्टेट याद रखना, टी जो है असम और नॉर्थ बंगाल में। कॉफ़ी जो है कर्नाटका में होता है, सो के ठीक है, ये याद रखना है, कॉफ़ी कर्नाटका। टी जो है असम और वेस्ट बंगाल में होता है। नेक्स्ट है फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्या क्या फैक्टर है जिसकी वजह से प्लांटेशन एग्रीकल्चर डेवलप हो गया? पहला तो है कि वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग प्लांटेशन एरिया टू प्रोसेसिंग एरिया। हमारे पास अच्छा डेवलप्ड प्लांटेशन का वेल डेवलप्ड नेटवर्क, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है जो कि प्लांटेशन एरिया को मार्केट से, इंडस्ट्री से कनेक्ट करता है। और ये कारण है कि इंडिया में प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, वेल डेवलप मार्केट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि डिफाइंड एग्रीकल्चर एंड व्हाई हैज कल्टीवेशन मेथड चेंज सिग्निफिकेंटली ओवर ईयर्स। एग्रीकल्चर होता है क्या और क्यों जो कल्टीवेशन मेथड है वो चेंज हो गया है पहले से, ये सब भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, So agriculture, define agriculture. Agriculture is the process of producing food, fiber and other goods by systematic raising of plant and animal. तो agriculture क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसमें कि हम फूड प्रोड्यूस करते हैं, फाइबर प्रोड्यूस करते हैं और बाकी अदर गुड्स भी प्रोड्यूस करते हैं, और दैट टू इन ए सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है, सो एग्रीकल्चर एक प्रोसेस है जिसमें कि हम फूड प्रोड्यूस करते हैं, फाइबर एंड अदर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाई हैज़ कल्टीवेशन मेथड चेंज सिग्निफिकेंटली ओवर ईयर। तो ये जो कल्टीवेशन मेथड है क्यों पहले के मुकाबले क्यों चेंज हो गया है, ये हमें इसमें देखना है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो है ये कोई नया एक्टिविटी नहीं है, बहुत सालों से चला आ रहा है, एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन आवर कंट्री। ओवर दीज ईयर्स कल्टीवेशन मेथड हैव चेंज सिग्निफिकेंटली ड्यू टू फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रोसेस। तीन कारण हैं, एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, दूसरा है कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, और तीसरा सोशियो कल्चरल प्रोसेस। ये तीन कारण की वजह से एग्रीकल्चर में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। ठीक है, सो फिजिकल एनवायरनमेंट हो सकता है कि एनवायरनमेंट चेंज हो गया हो सकता है लैंड वगैरह में कोई बदलाव आ गया हो, तो ये सब कारण की वजह से टेक्नोलॉजी जो हम पहले के मुकाबले, पहले हमारे पास इतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं था, हम हल वगैरह यूज़ करते थे, अब हमारे पास ट्रैक्टर आ गया, थ्रेशर आ गया है और भी बहुत सारे मशीन आ गया है जिसकी वजह से हम ज़्यादा एरिया को कल्टीवेट कर सकते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी आ गया है। उसके सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, पहले लोग जंगलों में रहते थे, उस समय उनका अपना सोशल कल्चरल जो कल्चरल प्रैक्टिसेस था वो अलग था, बट नाउ पीपल आर लिविंग इन सिटीज एंड टाउन्स, इवन विलेजेज एंड सो उस तरह का सेटल एग्रीकल्चर आ गया है। पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुआ करता था, तो ये सारे फैक्टर थे जो कि चेंज होने लगे हैं। सो फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल। सबसिस्टेंस मैंने बता रखा है कि आपको होता है कि ओनली फॉर आवर ओन कंजम्पशन, अपने जीने खाने के लिए जब हम कोई चीज़ उगाते हैं तो दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, बट आज जो है एग्रीकल्चर सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं उगाया जाता है, बल्कि वी प्रोड्यूस गुड फॉर द मार्केट, फॉर सेल इन द मार्केट, एंड दैट इज द रीजन वाई वी आर प्रोड्यूसिंग ऑन ए लार्ज स्केल, ज़्यादा बना रहे हैं हम। ठीक है, एट प्रेजेंट द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग भी प्रैक्टिस किया जाता है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग भी और कमर्शियल फार्मिंग भी। ठीक है, सो प्रिमिटिव मतलब होता है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था, एक जगह दूसरे लोग मूव करते थे और कल्टीवेट करते रहते थे। दूसरा, आज भी बहुत सारे जंगलों में आदिवासी इसे प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा जो है आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस, यहाँ भी जीने खाने के लिए होता है दोनों में ही, लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम सेम प्लॉट ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड की कमी है। ठीक है, इसकी वजह से
और पॉपुलेशन बढ़ने लगा है तो वी हैव टू प्रोड्यूस मोर एंड देयर इज लिमिटेशन ऑफ लैंड, लैंड कम है, दैट इज़ वाई वी ट्राई टू प्रोड्यूस मोर, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव और कमर्शियल मतलब मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एंड व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, स्लैश एंड बर्न, ठीक है। स्लैश एंड बर्न कौन सा होता है, तो इसमें हम देखते हैं कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नोन एज स्लैश एंड बर्न। क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बताया था पहले कि जो आदिवासी वगैरह होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनके पास प्लेंटी ऑफ लैंड होता है, कोई लैंड इज़ नॉट ए इशू बिकॉज देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ लैंड, पूरा जंगल ही उनका है। तो क्या करते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करते हैं उन लोग, यहाँ पे पेड़ जो भी होते हैं उसको कट करके उसको जला देते हैं यहाँ पे, और जलाने के बाद जो एसेस होते हैं, राख जो होता है उसमें मिक्सअप हो जाता है और इससे सोयल फर्टाइल होता है। फिर इसमें 2, 3, 4 साल तक ग्रो करते हैं, क्योंकि आफ्टर यूजिंग द लैंड फॉर 3-4 ईयर्स जो लैंड का फर्टिलिटी है वो कम होने लगता है। तो क्या करते हैं उन लोग, ये फिर दूसरी जगह मूव कर जाते हैं और फिर वहाँ पे सेम प्रैक्टिस से फॉलो करते हैं, पेड़ काटते हैं, फिर जला देते हैं, जलाने के बाद उसमें खेती बाड़ी करते हैं, देन अगेन दे 3 to 4 ईयर 5 ईयर बाद इससे कहीं और मूव कर जाते हैं। सो दैट इज़ वाई शिफ्ट करते हैं इस जगह से यहाँ, फिर दूसरी जगह, फिर कहीं और चले जाते हैं, और दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन या स्लैश एंड बर्न। स्लैश मतलब जंगलों को काटना एंड बर्न मतलब जला देना एंड देन उस पर खेती बाड़ी करना या कल्टिवेशन करना। सो दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज क्या है इसका, देखो सच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, क्योंकि पेड़ काटा जा रहा है, पेड़ काटने के बाद उसको जला दिया जा रहा है, हो सकता है जलाने से जंगलों में आग लग जाए तो वो भी बहुत सारे नुकसान हो सकता है प्लांट को। उसके बाद दूसरी बात है कि पोल्यूशन भी होता है इससे, जब हम कोई चीज़ जलाते हैं तो स्मोक एमिट होता है एंड दैट ऑल्सो कॉजेज पोल्यूशन एंड देयर इज फियर ऑफ फॉरेस्ट फायर, ठीक है। सो ये सारे कुछ डिसएडवांटेज है, एनवायरनमेंट का एक तो नुकसान है पहला, दूसरा जो है कि ड्यू टू बर्निंग ऑफ प्लांट एंड बुशेस इट कॉजेज पोल्यूशन, तो एनवायरनमेंट, पोल्यूशन एंड फॉरेस्ट फायर, 3 इसके डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, वाई इज द एनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड इन द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मैंने अभी थोड़ी देर बात किया था, वो इंटेंसिव मतलब होता है कि दे ट्राई टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम प्लॉट ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड लिमिटेड हो गया, पॉपुलेशन बढ़ने लगा है, लैंड लिमिटेड हो गया, तो अब उन्हें और ज़्यादा उगाना है। कैसे उगाएंगे, तो बट अगेन यू हैव टू रिमेंबर दैट ये अपने लिए उगा रहे हैं। जैसे मान लो फैमिली में पहले 2 लोग थे, अब 10 लोग हो गए, सो दे हैव टू प्रोड्यूस मोर फूड एंड लैंड जो है जितना है उतना ही है। सो अब इसी लैंड से दे ट्राई टू ग्रो मोर। पहले मान लो 100 kg उगाते थे, नाउ दे हैव टू प्रोड्यूस 1000 kg। सो हाउ दे कैन डू इट फ्रॉम द सेम प्लॉट ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड जंगल तो है नहीं कि आप एक जैसे दूसरे मूव कर जाओगे, या यू कैन ब्रिंग मोर एरिया अंडर कल्टिवेशन। तो उस समय आप यू ट्राई टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम द सेम प्लॉट ऑफ लैंड, और यहाँ पे आप क्या करते हो, फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हो। देखो द लैंड अंडर कल्टिवेशन इज बीइंग रिड्यूस्ड डे बाई डे, कम हो रहा है ना, क्योंकि हम ज़मीन को इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम ज़मीन को कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, घर बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फिर लैंड तो कम हो रहा है। तो इसकी तो कैन यू इमेजिन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। सो देखते हैं हम इसका क्या है। लेस लैंड अंडर कल्टिवेशन वुड कॉज ए लैक ऑफ फूड ग्रेन फॉर पीपल। अगर मान लो ज़मीन कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो फूड की कमी हो जाएगी। ड्यू टू लेस प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स द प्राइजेज ऑफ फूड क्रॉप विल राइज टू इट्स मैक्सिमम। अगर मान लो कि मार्केट में सप्लाई नहीं होता है, मान लो 100 लोग हैं खरीदने के लिए मार्केट में, ठीक है, और सप्लाई जो हो रहा है सिर्फ 50 लोग के लिए हो रहा है, तो अब क्या होगा कि देर आर मोर पीपल टू बाई फूड बट फूड इज लेस इन द मार्केट, दिस विल लीड टू इंक्रीज इन द प्राइस। प्राइजेज जो है बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर पुअर पीपल विल नॉट बी एबल टू बाई इट, ठीक है। सो इट विल ऑल्सो लीड टू मोर, वी नीड टू प्रोड्यूस मोर नाउ सो दैट वी कैन सप्लाई फॉर 100 पीपल, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे, ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज करेंगे, जिससे कि हम ज़्यादा उगा सकें। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम। और फिर हमें एक तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं, ऑर्गेनिक क्रॉप नहीं मिल पाएगा, बल्कि ऐसा ग्रेन मिलेगा जो कि जिसके जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज किया हुआ, एंड दिस विल सर्टेनली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल, ठीक है। सो ये है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। कौन 3 तरह के क्रॉपिंग सीजन होते हैं इंडिया में, और उसके फीचर लिखना है हमें बेसिकली, ठीक है। सो देर आर 3 क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, दे आर राबी,
खारीफ एंड जायद, ये 3 सीजन होते हैं, राबी सीजन, खारीफ और जायद होता है, ठीक है। अब देखो राबी सीजन क्या है, राबी क्रॉप्स आर सोन इन द विंटर और फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। देखो अब आपको ये पता होना चाहिए कि मानसून इंडिया में कब आता है। मानसून इंडिया में आता है बेसिकली इन द मंथ ऑफ मई जून में आता है, ठीक है। मई जून में आता है, उस समय बारिश होता है इंडिया में बहुत ज़्यादा। केरला से की तरफ से शुरू होता है साउथ से एंड फाइनली स्लोली इट मूव टुवर्ड्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारे फार्मर वेट करते हैं कि जब आपका बारिश आए तो वो खेती मतलब आई मीन दे स्टार्ट कल्टिवेटिंग द लैंड, वेट करते हैं वो। सो लेकिन ये क्रॉप राबी क्रॉप उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि विंटर में इंडिया में बारिश नहीं होता है। इंडिया में विंटर में बारिश सिर्फ 2 जगह होता है। कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो पंजाब में होता है और दूसरा जो होता है तमिलनाडु में होता है। तो ठीक है, सो राबी क्रॉप्स आर जनरली ग्रोन इन विंटर, दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। अब इसको हम फसल कब काटते हैं, अप्रैल जून में, और लगाते हैं अक्टूबर दिसंबर के महीने में। वीट जो होता है मेन क्रॉप होता है इसमें, क्योंकि पानी वीट के लिए कम चाहिए और उसमें बारिश होता नहीं है। बारले, पीस, ग्राम वगैरह, मस्टर्ड ये सब ग्रो करते हैं हम, ठीक है। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ राबी क्रॉप। सो हम अगर हम मैप में देखें तो हमें इस पार्ट में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो होता है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये सब जगह पे राबी क्रॉप लगाया जाता है। अब दूसरी बात है कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि सक्सेस ऑफ राबी क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री क्यों है, वाई इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन। आपको पता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंडिया में जो बारिश होता है वो एक तो मानसून से बारिश होता है जो मई जून में होता है, मई जून जुलाई तक, लेकिन विंटर में भी इंडिया में बारिश होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। एक साइक्लोन जो होता है मेडिटेरियन सी में इमर्ज होता है और स्लोली इट मूव टूवर्ड्स इंडिया एंड पंजाब में थोड़ा बहुत बारिश लेके आता है। और ये बारिश जो है, ये जो रेन जो है बहुत ही बेनिफिशियल होता है राबी क्रॉप के लिए, स्पेशली वीट के लिए, क्योंकि अगर तो सो दैट इज़ द रीजन वाई नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो वीट इन विंटर, ठीक है। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपने सुन रखा होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब होता है कि चेंज सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन 1970s ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग लाइक HYB सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इरिगेशन फैसिलिटी, ये सब की वजह से भी हम देखते हैं कि हमारा जो फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और ये बढ़ा इस तरह इतना ज़्यादा फूड प्रोडक्शन बढ़ने को ही हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में सक्सेसफुल था और इसकी वजह से भी यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। सो अब नाउ वी मूव टू सेकेंड क्रॉप, दैट इज़ सेकेंड क्रॉप जो है ये खारीफ क्रॉप, ठीक है। अब खारीफ क्रॉप के बारे में देखते हैं हम। खारीफ क्रॉप जो है वो क्या है, खारीफ क्रॉप मैंने बताया था ना, पहला तो है कि विंटर क्रॉप होता है और एक समर क्रॉप होता है। खारीफ क्रॉप्स आर सोन इन द विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। मानसून इंडिया में मैंने बताया था जून जुलाई में आता है, तो उस समय हम लगाते बारिश होता है बहुत ज़्यादा। दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, सो 4-5 महीने लग जाते हैं और अक्टूबर में ग्रो किया हार्वेस्ट होता है। पैडी मतलब होता है कि आई मीन राइस ज़्यादा ग्रो किया जाता है, क्योंकि राइस के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। मेज, ज्वार, मूंग, उड़द, ये सब, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब चीज़ इंडिया में इस समय ग्रो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट स्टार्ट्स फ्रॉम आसाम, इन द स्टेट लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, दीज क्रॉप्स क्रॉप ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ए ईयर। दीज आर अंस थ्री, देखो आसाम में हमने 3 तरह के पैडी ग्रो किए जाते हैं, अस, अमन और बोरो। सो ये आ सकता है कभी, व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ क्रॉप्स। राइस क्रॉप दैट इज ग्रोन इन आसाम, तो आपको याद रखना पड़ेगा, पहला है अस, अमन और तीसरा जो है बोरो है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो सीजन है वो जायद है। जायद सीजन जो है वो आपका इन बिटवीन समर एंड विंटर, देखो इन बिटवीन राबी एंड खारीफ क्रॉप, यानी कि समर और विंटर के बीच में देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज जायद सीजन, ठीक है।
सब इम्पोर्टेंट क्रॉप जो होते हैं आमतौर पे हम वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स और फोडर क्रॉप्स भी हम ग्रो करते हैं इस समय। 3 सीजन हमने देखा यहाँ पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको हम जूमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जूमिंग। ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस और दूसरा जो है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। तो इसका क्या आपको वैसे पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्या होता है, बट इसको हम पॉइंट में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, इट इज प्रैक्टिस इन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, क्योंकि लोग अपने लिए उगाते हैं और स्पेशली ट्राइबल लोग उगाते हैं तो बहुत कम छोटे लैंड में उगाते हैं। इट इज़ प्रैक्टिस ऑन इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन, जहाँ पे कि लोग ज़्यादा होते हैं और पॉपुलेशन भी, और लैंड पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा उगाने की कोशिश करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें, प्रोडक्शन इज लो एज फार्मर डू नॉट यूज़ फर्टिलाइजर, क्योंकि प्रिमिटिव कल्टिवेशन में फर्टिलाइजर ये सब नहीं यूज़ किया जाता है, केमिकल नॉर्मल मैन्योर वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम केमिकल बायोकेमिकल फर्टिलाइजर इनपुट्स यूज करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी यूज करते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा ग्रो करना पड़ता है। इट इज़ स्लैश एंड बर्न, आपको पता है, मैंने बताया इसको। द फार्मर कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड, ज़मीन कम है एंड दे ट्राई टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम दैट लैंड। सो इट इज़ डन बाय द फार्मर टू सस्टेन देयर फैमिली, ये अपने फैमिली मेम्बर को सस्टेन करने के लिए उगाते हैं यहाँ पे, और ये इट इज़ डन टू अर्न देयर लाइवलीहुड, और यहाँ पे जो उगाए थे वो अपने लाइवलीहुड को जीने के लिए, मतलब सो दैट दे कैन अर्न सम मनी ऑल्सो। देयर इज़ नो प्रेशर ऑन लैंड, यहाँ पे लैंड पे ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ हैज़ इरीगेशन चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न इन मेनी रीजन ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। किस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है। सो और किस लिए चेंज हो गया? बिकॉज ऑफ इरीगेशन की वजह से। इरीगेशन मतलब क्या होता है? सिंचाई। सिंचाई मतलब खेतों में पानी पहुंचाना। आई मीन थ्रू कैनाल हो गया, नदी को डाइवर्ट करके हम पानी पहुंचाते हैं, क्योंकि आमतौर पे इंडिया में बारिश जो होता है मई जून में होता है, उसके बाद बारिश नहीं होता है, तो फिर क्या हम एक ही क्रॉप ग्रो करें? नहीं। देन थ्रू इरीगेशन हम पानी पहुंचाते हैं खेतों में, एंड देन वी ट्राई टू कल्टिवेट 2 or 3 क्रॉप इन ए ईयर। सो इस तरह से सो इरीगेशन हैज़ चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी रीजन विद फार्मर शिफ्टिंग फ्रॉम वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल टू शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल। देखो पहले क्या था कि लोग जो थे, पानी जब बारिश जब होता था उस समय वो ग्रो करते थे क्रॉप्स अपने खाने के लिए, बट जब हम इरिगेशन के थ्रू पानी को खेतों में पहुंचाना शुरू कर दिए, तो उन लोग अब ऐसे क्रॉप ग्रो करने लगे जो कि वाटर इंटेंसिव हो, जो पानी जिसके लिए ज़्यादा चाहिए। दूसरी बात है कि दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप, विच दे कुड गो एंड सेल इन द मार्केट। ठीक है। तो ये भी एक है, चेंज होने लगा है कि हम पहले शिफ्टिंग से कमर्शियल क्रॉप की तरफ मूव कर गए। ठीक है। ड्यू टू सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, वेस्टर्न हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट ऑफ राजस्थान, दीज स्टेट्स हैव स्टार्टेड ग्रोइंग राबी क्रॉप लाइक वीट, बार्ले, पेज, ये सब भी ग्रो करना शुरू हुई, क्योंकि यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में इरीगेशन फैसिलिटी पहले बहुत सारे डैम बनाए गए थे, भाखड़ा नंगल डैम, आई मीन इंदिरा गांधी कैनाल बनाया गया था, जिससे कि पानी इजीली हम खेतों तक पहुंचा सकते थे, एंड पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग राबी क्रॉप लाइक वीट, बार्ले एंड ऑल। ठीक है। सो नेक्स्ट है, पैडी जो है हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट, पैडी हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप इन पंजाब। देखो पैडी के लिए बहुत पानी चाहिए, जबकि पंजाब में पानी होता नहीं उतना ज़्यादा, बारिश नहीं होता है, तो लेकिन इरिगेशन फैसिलिटी मैंने बताया ना, बहुत सारे डैम बनाए गए थे वहाँ पे, और ये डैम जो था जैसे कि भाखड़ा नंगल डैम हो गया, इंदिरा गांधी कैनाल हो गया, इससे हम इजीली पानी पहुंचा सकते थे खेतों में। और जब पानी खेतों में पहुंचने लगा तो वहाँ के लोगों को अब पानी की प्रॉब्लम नहीं हुई, तो उन्होंने राइस उगाना भी शुरू कर दिया। ठीक है। क्योंकि राइस के लिए पानी चाहिए, स्टैग्नेंट वाटर चाहिए। सो इन स्टेट लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, दीज क्रॉप्स 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ए ईयर। दे आर, मैंने बताया ऊपर, अस, अमन और बोरो ग्रो किया। यहाँ पे तो खैर नेचुरल बारिश होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिश होता है यहाँ पे, तो इसलिए नो प्रॉब्लम फॉर देम, इरिगेशन हो या ना हो इन लोग उगाते हैं। बट पंजाब हरियाणा में क्योंकि पानी की कमी है, बारिश कम होता है वहाँ पे, तो लेकिन वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी है, उसकी वजह से वो लोग वहाँ पे उगा रहे हैं। ठीक है। थर्ड नेक्स्ट क्या है कि द डेवलपमेंट ऑफ कैनाल इरिगेशन, मैंने बताया ना कि कैनाल नहर बनाना जिससे कि पानी, एंड ट्यूबवेल है
हैज़ मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरिया लेस रेनफॉल सच है पंजाब हरियाणा, मैंने इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट है कि द यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट लाइक HYB सीड्स हाई यील्डिंग, कभी कोई पूछ देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ HYB, तो आप याद रखना कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ठीक है। सीड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, इरिगेशन, ये सब चीज़ भी हमारा प्रोडक्शन मेथड को चेंज कर दिया है, हम ज़्यादा मेज वगैरह भी प्रोड्यूस करने लगे हैं। सो दीज आर चेंजेस दैट इज टेकिंग प्लेस इन एग्रीकल्चर ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन एंड अदर मॉडर्न इनपुट, ठीक है। विच इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पीपल, तो राइस है, क्योंकि राइस जो है बेसिकली पूरा साउथ इंडिया कंज्यूम करता है, और इवन नॉर्थ इंडिया में ये पार्ट जो है दे, और साउथ इंडिया पूरा राइस कंज्यूम करता है। वीट जो है बेसिकली स्टेपल क्रॉप है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया का, ठीक है। सो इसीलिए इसको स्टेपल फूड, ज़्यादातर लोग इंडिया में राइस कंज्यूम करते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड एंड व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन राइस प्रोडक्शन, ठीक है। तो एक तो चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है राइस, इंडिया जो है सेकेंड है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ इंडिया एज फार एज द राइस इज कंसर्न। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द डेवलपमेंट ऑफ विच टू फैक्टर हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरिया ऑफ लेस रेनफॉल। तो मैंने बताया ना, कैनाल इरीगेशन हो गया, ट्यूब वेल इरीगेशन, ये भी दो फैक्टर है जिसकी वजह से हम राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पंजाब में राइस ग्रो करने लगे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट रिसीव लेस रेनफॉल। राइट टू इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन इन द कंट्री। देखो यहाँ पे दो वीट ग्रोइंग जोन कौन कौन से एरिया है इंडिया में जहाँ पे वीट ज़्यादा ग्रो किया जाता है। सो द गंगा सतलज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट, द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन। सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कहाँ पे हम वीट ग्रो करते हैं। तो एक तो आपका पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में भी ग्रो मोर ऑफ वीट, ठीक है। एंड इवन ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन भी, आपको पता है कि डेक्कन जो नीचे का पार्ट है उसको हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, और यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, आई मीन गुजरात में पाया जाता है, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, सॉरी नॉट राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। सो इन दिस पार्ट ऑल्सो वी सी दैट वी प्रोड्यूस वीट, ठीक है। सो विच इज़ द मेन फूड क्रॉप्स ग्रोन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो मैंने बताया नॉर्थ वेस्टर्न में वीट ग्रो किया जाता है मेनली। विच क्रॉप्स आर नोन एज कोर्स ग्रेन, ठीक है। सो याद रखना कोर्स ग्रेन मतलब नॉट फाइन ग्रेन। तो एक तो है ज्वार, बाजरा, रागी, ये तीन है, आता है क्वेश्चन। और ठीक है, सो दो दे आर नोन एज कोर्स ग्रेन, दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। हालांकि गरीब लोग, पुअर पीपल जनरली ईट इट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन जवार, ठीक है। जवार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स विथ रेस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब कितना हम उगाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी थर्ड है ये, राइस और वीट के बाद, एंड देन एरिया वाइज भी थर्ड पोजीशन है इसका। इट इज़ ए रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मोस्ट एरिया विच हार्डली नीड इरीगेशन, ठीक है। सो यहाँ पे जो बारिश से होता है उसी के बेसिस पे उगाया जाता है, हमें इसके लिए इरीगेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जवार, सो यू हैव टू लर्न इट। क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जवार इन इंडिया। सो नेक्स्ट नेम द स्टेट विच इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जवार, ठीक है, वो महाराष्ट्र ऊपर था। विच टाइप ऑफ सॉइल रिक्वायर फॉर द बाजरा एंड रागी, बाजरा और रागी के लिए कौन सा मिट्टी चाहिए। सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल चाहिए बाजरा के लिए, जो राजस्थान में पाया जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। और रागी के लिए ग्रो वेल इन रेड सैंडी लूमी सॉइल में, ये रेड सॉइल, सैंडी और लूमी सॉइल में पाया जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा कौन है इंडिया में, राजस्थान है। सो राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा इन इंडिया। नेक्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी कर्नाटका है, सो यू हैव टू लर्न इट। राइट ए नोट ऑन मेज, मेज के ऊपर थोड़ा सा हमें बताना है कि मेज क्या है, कैसे। इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज बोथ एज ए फूड एंड फोडर, यानी कि हम इसे खाने के लिए भी यूज करते हैं इंसान, और इट इज चारा है गाय बकरियों के लिए भी, दैट इज फोडर है ये, ठीक है। नेक्स्ट इट इज ग्रोन इन खारीफ सीजन।
ठीक है। खारिफ मतलब होता है जब बारिश होता है तब होता है मई जून में। नेक्स्ट है टेम्परेचर, जो इसके लिए 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए हमें। और जो किस तरह का सॉइल, वेल ग्रोन इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। ठीक है, आपको पता है ओल्ड एलुवियल सॉइल कौन सा होता है, एक होता है न्यू एलुवियल सॉइल जो कि फाइन और बहुत फर्टाइल होता है, और एक होता है कि वो सॉइल जो जो फ्लड प्लेन से दूर होता है। सो जैसे मान लो नदी है तो एवरी ईयर देयर इज फ्लड, सो पानी फैल जाता है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पानी नहीं फैलता है, तो इस एरिया को हम ओल्ड एलुवियल सॉइल बोलते हैं। और ये ऐसे एरिया बेस्ट सूटेड है ये जो है आपका इसके लिए, मेज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर की यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, HYB सीड्स वगैरह, फर्टिलाइजर, इरिगेशन फैसिलिटी हैव कंट्रीब्यूटेड इन इंक्रीजिंग फूड ऑफ मेज। तो ये सब मॉडर्न मेथड की वजह से भी इसका प्रोडक्शन पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गया। व्हाट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज, सो मैं बताया ना कि यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स है, HYB सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इरिगेशन फैसिलिटी हैव लेड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मेज। राइट है शॉर्ट नोट पल्सेस, पल्सेस में दाल होता है ना, उसके बारे में ये देखो। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा हम उगाते भी हैं और कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा हम इसको खाते भी हैं। सेकेंड जो है, पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द वेजिटेरियन डाइट। तो प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है, इसलिए हमें दाल खाना चाहिए। नेक्स्ट है मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया, जो अरहर है, तोर है, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम, चना, ये सारे अरहर जो पल्सेस इंडिया में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है वाई पल्सेस आर मोस्टली ग्रोन इन द रोटेशन विद अदर क्रॉप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों हम पल्सेस को रेगुलर नहीं लगाते हैं, बल्कि पहले पल्सेस लगाए फिर कोई और क्रॉप लगाते हैं फिर पल्सेस लगाते हैं, इस तरह से। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई सीजन। देखो मान लो हमने कोई मेन क्रॉप लगा लिया, वीट या राइस, उसमें पानी की कमी हो गई तो हम उसमें पल्सेस लगा देते हैं, क्योंकि पल्सेस को ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए नहीं, पानी नहीं चाहिए, और ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। बीइंग लेगुमिनस क्रॉप, ऑल द पल्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। इंपॉर्टेंट है ये जो लेगुमिनस क्रॉप होते हैं सारे पल्सेस, कुछ अरहर को छोड़ के, जो मैंने मूंग, मसूर, चना वगैरह ये सब बताया था मैंने, ये सारे जो होते हैं ना, ये सॉइल के फर्टिलिटी को रिस्टोर करते हैं। कैसे? जो एयर में नाइट्रोजन होता है उसको सॉइल में फिक्स करते हैं, और इस तरह से दे मेक द सॉइल मोस्ट फर्टाइल। एंड सो वी नीड टू ग्रो टाइम टू टाइम पल्सेस इन बिटवीन मेजर फूड क्रॉप्स। ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका विच आर द मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो मध्य प्रदेश है एक, तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। चीनी में कितना क्या पोजीशन है? सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट है। और ब्राज़ील फर्स्ट है। कभी पूछ देते हैं विच कंट्री द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, तो ब्राज़ील है, इंडिया सेकेंड है। विच ऑल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस इन विथ शुगर केन। शुगर केन मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़। तो शुगर से हमें शुगर केन से क्या क्या बनता है? एक तो चीनी ही बनता है, गुड़ भी बनता है जिसको हम जागरी बोलते हैं, खांड सारी बोलते हैं, और मोलासेस जो बाई प्रोडक्ट होता है शुगर केन का, उसको मोलासेस बोलते हैं। राइट ए नोट ऑन ऑयल सीड्स विथ रिगार्ड टू पोजीशन। तो इंडिया का क्या पोजीशन है उस ऑयल सीड में। एरिया अंडर ऑयल सीड्स, कौन कौन से एरिया कवर करते हैं, टाइप्स ऑफ ऑयल सीड्स एंड यूजेज। ये 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें ऑयल सीड्स के बारे में बताना है। पोजीशन इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड। मस्टर्ड वगैरह हो गया जो, उसको ऑयल सीड बोलते हैं हम, तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस इंडिया करता है। एरिया अंडर सीड्स, अंडर ऑयल सीड, इट कवर 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया। जितने भी सारे एरिया में खेती बाड़ी करते हैं उसमें से 12% एरिया जो होता है उसके अंदर ऑयल सीड के अंदर। टाइप ऑफ ऑयल सीड, ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, कोकोनट हो गया, सीसमम हो गया, तिल जिसको बोलते हैं, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड्स, कॉटन सीड्स, लाइन सीड्स, ये सब चीज़ जो सनफ्लावर, ये सारे ऑयल सीड्स हैं। तो 12% एरिया इंडिया का क्रॉप्ड एरिया है वो इसके अंदर है। यूजेज क्या है? सो मोस्टली जो ऑयल सीड्स होता है वो देखो यहाँ पे, मोस्ट ऑफ दी सीड्स आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग ऑयल, खाना पकाने के लिए। सम ऑफ दीज ऑयल्स आर यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप्स, कॉस्मेटिक एंड ऑयलमेंट। तो साबुन वगैरह बनाने में, कॉस्मेटिक वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। नेम द सीजन इन विच कोकोनट, सेसमम और कैस्टर्ड सीड्स आर ग्रोन। तो ग्राउंडनट कब होता है? खारीफ में,
क्रॉप सीजन है। सिस्मम जो हो गया खारिफ क्रॉप जो है नॉर्थ और एंड राबी क्रॉप साउथ में राबी क्रॉप के अंदर ग्रो किया जाता है और नॉर्थ में खारिफ क्रॉप के। कैस्टर सीड्स हो गया ग्रोन इन द बोथ राबी एंड खारिफ। चलो ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, तो आंध्र प्रदेश है, रिमेंबर इट, क्वेश्चन है जनरली आस्क्ड। नेक्स्ट है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एंड वेल एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, इंडिया है, सबसे ज़्यादा इंडिया टी बनाता भी है, एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कॉफी विथ रिगार्ड टू द प्रोडक्शन वेराइटी, कितने तरह कॉफ़ी होते हैं और एरिया ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के अंदर क्या आता है इसमें, इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। सो वर्ल्ड का कॉफ़ी प्रोडक्शन 4% इंडिया से आता है। वेराइटी में जो है अरेबिक वेराइटी जो है इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो कौन सा ये होता है, अरेबिक वेराइटी इंडिया में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जो कि हमने यमन से लेके आए थे और इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। एरिया ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या कहता है कि इनिशियली इट इंट्रोड्यूस इन बाबा बुदान हिल, ठीक है, एंड इवन टुडे इट्स कल्टिवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी हिल कर्नाटका। तो हम देखते हैं कि कॉफ़ी जो है अभी भी नीलगिरी हिल में कर्नाटका में, और शुरू में इंट्रोड्यूस जब किया गया था तो बाबा बुदान हिल में किया गया था, और आज ज़्यादातर नीलगिरी हिल जो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर एरिया को कवर करता है, तो वहाँ पे ग्रो किया जाता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वीट नहीं है ये, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड, हाँ। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो करना। इंडिया प्रोड्यूस 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल, ये चलो ठीक है। नेक्स्ट राइट इज ऑन रबर विद रिगार्ड टू इट्स क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल, टेम्परेचर। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है रबर का, एरिया ऑफ प्रोडक्शन है, यूजेज है, पोजीशन इन द वर्ल्ड, ये सब चीज़ हमें करना है इस हेडिंग के अंदर। क्लाइमेट, रबर इज इक्वेटोरियल क्रॉप, इक्वेटोरियल मतलब नियर बाई इक्वेटर ग्रो होता है। ये जो ये ग्लोब है तो इक्वेटर के आसपास का एरिया में ग्रो होता है ये, ठीक है। बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट कैन बी ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, लेकिन अलग कंडीशन में हम यहाँ भी ग्रो कर सकते हैं और यहाँ भी ग्रो कर सकते हैं, नीचे भी हम यहाँ ग्रो कर सकते हैं, ये ठीक है, ये इक्वेटर है। रिक्वायर अब किस तरह का, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, लेकिन जो क्लाइमेट है वो हॉट चाहिए और ह्यूमिड चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है। सो रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट है एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट है कि रेनफॉल जो होता है मोर देन 200 सेंटीमीटर। आप इंडिया में मोर देन 200 सेंटीमीटर जहाँ रेनफॉल होता है वहीं उगा सकते हैं, इंडिया में तो खैर अब उतना ज़्यादा उगाया नहीं जाता, बहुत कम। टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और एरिया ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मेनली केरला में, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, अंडमान, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये 4 जगह ही हुआ ये इट इज ग्रोन इन इंडिया। पोजीशन इन द वर्ल्ड, इंडिया रैंक्स 5th एमंग द वर्ल्ड नेचुरल रबर प्रोडक्शन, 5th है, सो बेटर है क्योंकि ओनली 4 कंट्रीज हु प्रोड्यूस मोर देन इंडिया। यूजेज क्या है, ये बेल्ट बनाने में, टायर, साइकिल के टायर हो गया, फुटवेयर हो गया, ये सब ऑटो टायर्स हो गया, ये सब यूज़ करते हैं हम इसको बनाने के लिए। हमें पता है क्या क्या यूज़ होता है। जनरली यू हैव सीन प्रोडक्ट मेड अप ऑफ रबर एवरीवेयर इन इंडिया। नेक्स्ट है व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ फाइबर क्रॉप एंड आर दे ऑब्टेन एंड हाउ दे आर ऑब्टेन। क्या लिखा हुआ है, हाउ दे आर, हाउ आर दे ऑब्टेन, ठीक है, हाउ आर दे ऑब्टेन। द 5 टाइप ऑफ फाइबर क्रॉप, कॉटन है, जूट है, हेम्प है और नेचुरल सिल्क है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है वैसे, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि फर्स्ट कॉटन, जूट और हेम्प जो है वो जनरली डिराइव किया जाता है क्रॉप से, सॉइल में हम उगाते हैं, बट नेचुरल सिल्क जो होता है ना ये सिल्क वार्म से होता है। सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट 3 कि बाकी जो 3 है प्लांट है, ये जो है प्लांट है, बट ये इंसेक्ट से, सिल्क वार्म से उगाया जाता है, जो कि मलबरी लीव्स पे फीड करते हैं। सो व्हाट इज सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ सिल्क को सेरीकल्चर बोलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट कॉटन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ऑफ इंडिया, पोजीशन क्या है कॉटन का, हम देखेंगे। सॉयल क्या है, और सॉयल के बाद ये सॉयल, टेम्परेचर, क्रॉप एंड एरिया अंडर कल्टिवेशन, प्रोडक्शन। तो इसमें है कि इंडिया जो है, इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन, क्योंकि शुरू में कॉटन इंडिया से शुरू हुआ था,
ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट है इंडिया पोजीशन क्या है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट, तीसरा पोजीशन में, बहुत अच्छी बात है कि थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सॉइल जो है ब्लैक सॉइल में यूज होते हैं, टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरीगेशन। सो इसमें एक और कंडीशन है कि टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए हमें, और 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए, फ्रोस्ट मतलब धुंध वगैरह ना आए, ऐसा अगर वेदर रह रहा है 210 डेज तक, देन वली कॉटन कैन बी ग्रोन, ठीक है, इन ए पॉजिटिव वे। नेक्स्ट है इट्स क्रॉप्स, इट इज़ खारिफ क्रॉप एंड रिक्वायर 6 to 8 month टू मेच्योर, बहुत ज़्यादा समय लगता है करीब करीब बाकी क्रॉप से, ठीक है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ प्रोडक्शन कहाँ का है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में 3 जगह प्रोड्यूस किया था। विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर, तो याद रखना जूट को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जूट। विच आर द यूजेज ऑफ जूट, जूट जो है गनी बैग बनाने में, मैट बनाने में, रोप्स रस्सी बनाने में, धागा बनाने में और कारपेट बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वाई जूट इज लूजिंग इट्स मार्केट, जूट क्यों आज इसका मार्केट धीरे धीरे पहले के मुकाबले कम हो रहा है। देखो ड्यू टू हाई कॉस्ट जूट इज लूजिंग इट्स मार्केट, हाई कॉस्ट, सो ड्यू टू हाई कॉस्ट जूट इज लूजिंग इट्स मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मतलब जो पर्दे वगैरह आजकल के बनते हैं ना, वो सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं, और जो कि सस्ते में मिलता है, एंड इट इज यूज्ड एज ए पैकिंग मटेरियल, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका डिमांड सिंथेटिक फाइबर का बढ़ गया, जूट का कम हो गया। व्हाट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड टेम्परेचर रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ जूट, तो जूट के लिए कौन कौन से सॉइल और टेम्परेचर चाहिए हम देखते हैं इसमें। सॉइल, जूट ग्रो वेल इन द वेल ड्रेन्ड सॉइल इन द फ्लड प्लेन, वेयर द सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर, रिन्यूड। तो हम क्या करते हैं कि सॉइल कहाँ, ये जूट कहाँ ग्रो होता है, वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल में, जो कि हर साल रिन्यू होता है, जब भी फ्लड आता है उस समय। टेम्परेचर इसके लिए चाहिए कौन कौन सा, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, हाई टेम्परेचर चाहिए, मे बी 40 एंड अबव इसके लिए चाहिए होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, दूसरा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, PAIS क्या होता है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, और ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये 4 फुल फॉर्म बुक में दे रखा है, तो आपको लर्न करना है इसको। नेक्स्ट है विच इज़ द अदर नेम ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन, तो कौन कौन से, ठीक है, रिफॉर्म। सो हम नेक्स्ट करते हैं, देखते सो हमने देख लिया व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, जिसमें कि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। और नेक्स्ट है व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हमने इंडिया में कौन कौन से सुधार लेके आए थे एग्रीकल्चर के कंडीशन को बेटर करने के लिए, ये है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। क्या है इसमें, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म मतलब जो परंपरागत खेतीबाड़ी चल रहा था उसमें बदलाव लाया गया था। अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम को हमने अबोलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया गया था। और कलेक्टिवाइजेशन ऑफ होल्डिंग, हमने जो स्कैटर होल्डिंग थे कहीं कहीं थे, मान लो एक थोड़ा यहाँ पे, मान लो दूसरा कहीं और है, तो इसको हमने इकट्ठा करके एक जगह इस तरह से मैनेज किया था जैसे कि एक बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड बन जाए जिसमें कि पूरा गांव के लोग मिलकर काम करें, और जो भी प्रॉफिट हो उसको डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज कंट्रीब्यूटेड उसको शेयर कर सके प्रॉफिट। और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग को कंसोलिडेट करना, एक जगह जोड़ना, और फाइनली कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव एक बहुत बेस्ट तरीका है जिसके थ्रू हम फार्मर के इंटरेस्ट को आगे या पूरा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म फेल्ड बिकॉज द लॉज ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू ऑपोजिशन फ्रॉम द बिग लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हो पाया था इंडिया में, इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि लैंड रिफॉर्म जो थे वो बड़े बड़े फार्मर जो थे, जमींदार वगैरह ने उसको अपोज किया और उसको लागू होने नहीं दिया, इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया, उसकी वजह से फेल हो गया, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।